वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बता रहे हैं। पिछले समय में जब हम मिले थे तो चर्चा ये की थी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की केमिकल शिफ्ट वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण होती है। दो चीज़ें NMR स्पेक्ट्रम में इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर 2 पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो जहाँ पोजीशन ऑफ सिग्नल की बात आती है वहाँ हम ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ की बात करते हैं। और मैंने कुछ जैसे हम पर्टिकुलर हाइड्रोजन नाभिक की NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटॉन की वैल्यूज़ मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिखी थी, डेल्टा वैल्यूज़, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि यदि केमिकल शिफ्ट वैल्यू इतनी है तो उसमें किस प्रकार के प्रोटॉन हो सकते हैं कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है, एलाइलिक प्रोटॉन है, एरोमेटिक प्रोटॉन है, या जिस प्रकार के प्रोटॉन की जो अप्रॉक्सीमेट डेल्टा वैल्यू से एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बात हमने ये भी की थी कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू कुछ कारकों पे निर्भर करती है। सबसे पहली बात तो नाम ही केमिकल शिफ्ट, तो उस समय ये बात हुई थी कि केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है और इसीलिए ना हाइड्रोजन का नाभिक एक ही होना है, प्रोटॉन एक ही है, लेकिन फिर भी इनकी डेल्टा वैल्यूज़ अलग अलग आती है। तो अब यहाँ पर ये है कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू किस समय प्रभावित होती है, इसके मानों में कब कब अंतर आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। और इसके आधार पर भी हमें ये पता चल जाता है कि ये डेल्टा वैल्यूज इतनी हायर या लोअर क्यों है। एक मैंने आपको प्रभाव इम्पोर्टेंट उस दिन चर्चा की थी, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट की मैंने बात आपको बताई थी कि यदि प्रेरणिक प्रभाव होता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों ओर वो दूसरे परमाणु के पास चले जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, -I प्रभाव वाली बात यदि हम करें तो एक डिशील्डिंग प्रभाव होता है और डेल्टा वैल्यू हायर हो जाती है। विशेष करके जैसे अपन ने बात की थी हैलोजन्स में अगर ये अटैच्ड है तो वहाँ डेल्टा वैल्यूज इन प्रोटॉन की कंपेरेटिवली हायर होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसी प्रकार से हम यहाँ डिस्कस करते हैं जिसको हम विषमदेशिक प्रभाव कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, इसको थोड़ा हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एनिसोट्रॉपिक विषमदेशिकता प्रभाव। तो सबसे पहले जैसे इसका नाम है एनआइसोट्रॉपिक, वैसे इसको हम बोल रहे हैं एनिसोट्रॉपिक बट इट इज टू वर्ड्स, एनआइसोट्रॉपिक। हिंदी में इसका नाम क्या है, विषमदेशिकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिशा है वो विषम समान दिशा नहीं हो, एनिसोट्रॉपिक, आइसो नहीं, ये जो डायरेक्शन है वो कैसा है, समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इस प्रकार का प्रभाव है, यानी कोई एक मॉलिक्यूल है और उसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनमें जो चुंबकीय प्रभाव है, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो समान नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग दिशा में अलग अलग वैल्यूज है। वो जो प्रभाव है वो क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर कहना चाहिए अलग अलग होता है। और इसलिए एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की जो डेल्टा वैल्यूज़ है, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ है, उसके मान अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है जो कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ को प्रभावित करता है उसको हम बोलते हैं विषमदेशिकता प्रभाव। कुछ प्रोटॉन्स में यहाँ लिखता हूँ, उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ थोड़ा देखें। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन से अटैच, कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है और इससे अटैच कोई प्रोटॉन है, इसको हम कौन सा प्रोटॉन बोलेंगे, ये एल्कीन प्रोटॉन कहलाएगा, एल्कीन प्रोटॉन कहलाएगा। तो इसकी जो डेल्टा वैल्यूज है अप्रोक्सीमेटली वो करीब करीब 4.6 से लेकर 5.8 ये इसकी वैल्यूज है। तो ज़्यादा है। जैसे प्रोटॉन की सामान्यतः हमने देखा यदि कोई भी फैक्टर नहीं है, डबल बॉन्ड या कुछ भी नहीं है, तो उसकी
और उसके आसपास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेल्टा वैल्यूज हो सकती है। बट यहाँ पर चूंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से प्रोटॉन जुड़ा हुआ है तो ये हाई डेल्टा वैल्यूज है। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से यदि कोई प्रोटॉन जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं एल्काइन प्रोटॉन्स, एल्काइन प्रोटॉन्स की जो है वैल्यू ये 2 से 3.5 के आसपास होती है। एल्कीन की तुलना में थोड़ी कम होती है बट एक्सपेक्टेड डेल्टा वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा है, हायर है। इसी प्रकार से एरोमेटिक प्रोटॉन जिसको हम कहेंगे, जो बेंजीन वलय में है उनको एरोमेटिक प्रोटॉन कहते हैं और उनमें 6.5 से लेके 9 तक डेल्टा वैल्यूज हो सकती है। कुछ और फैक्टर्स भी इसके साथ साथ काम करते हैं बट नेचुरली जो है इनकी हाई डेल्टा वैल्यूज होती है। तो 6.5 से अबव यदि कोई प्रोटॉन्स है और कुछ और हमारे पास डेटाज है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कैसे हैं, ये एरोमेटिक प्रोटॉन होंगे। इसी प्रकार से एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स, ये एरोमेटिक प्रोटॉन कहलाएंगे और एल्डिहाइडिक प्रोटॉन ये 9 से और 10 के बीच में सबसे ज्यादा अधिक इनकी डेल्टा वैल्यूज है 9 और 2 के आसपास। ये हाईली डिशिल्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था 2 प्रकार के प्रभाव मुख्यतः होते हैं, शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में तो क्या होता है, कोई शील्डेड प्रोटॉन्स यदि हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स यानी परिरक्षित प्रोटॉन्स यदि कोई हैं तो उनको हायर फील्ड चाहिए, उनको रेजोनेंस के लिए क्या देना पड़ेगा, आपको उच्च क्षेत्र देना पड़ेगा और अधिक चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ेगा और इसलिए उनकी डेल्टा वैल्यू के मान कम होते हैं। और जो डिशिल्डेड प्रोटॉन होते हैं, जो विपरिरक्षित प्रोटॉन हैं, जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रक्षा नहीं हो रही है, तो उनको तो क्या करेंगे, निम्न क्षेत्र में उनका अनुनाद हो जाएगा। रेजोनेंस के लिए उनको बहुत कम फील्ड की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रोटॉन जो होंगे डिशिल्डेड प्रोटॉन्स, वो लोअर फील्ड के अंदर एब्जॉर्प्शन करते हैं और इनकी वैल्यूज, डेल्टा वैल्यूज, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हाई होती है। तो ये क्यों होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट को, तो इसको हम थोड़ा यहाँ हम आपको बताते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम एल्किन प्रोटॉन की बात करें। यदि मान लीजिए ये इस प्रकार से हम एक डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ मैंने इथाइलिन का यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। जब हम इस इथाइलिन या कोई भी एल्किन मॉलिक्यूल को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ H0 है, तो ये जो डायरेक्शन है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें एसोसिएटेड है। ये तो हम जानते ही हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन नाभिक से ध्रुवीय रूप से बंधे हुए होते हैं और यदि यहाँ कॉन्जुगेशन यदि होता है तो उसमें डिलोकेलाइजेशन भी संभव है। तो जब हम इस प्रकार से एल्किन मॉलिक्यूल को देखें कि उस जो डबल बॉन्ड की जो डायरेक्शन है, डबल बॉन्ड एक्सिस जो है वो इसके क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। द डायरेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड एक्सिस एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के कैसे हैं, ये लंबवत है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की इन्फ्लुएंस में आता है, ये मॉलिक्यूल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में आता है, तो क्या होता है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिलोकेलाइज होने लगते हैं। क्योंकि ये नाभिक से ध्रुवीय रूप से बंधे हुए हैं, ये सर्कुलेट होना चालू कर देते हैं और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बाह्य से दिया हुआ है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं दोनों नाभिकों के बीच में, वो भी क्या कर रहे हैं, घूमने के कारण इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से डिलोकेलाइज हो जाते हैं और वो सर्कुलेट करने लगते हैं। और सर्कुलेट करने से ये क्या करते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट करते हैं प्रोटॉन के आसपास। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग दिशा में अलग अलग होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है विषम देशिकता प्रभाव। इसको हम देखते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट अपना कर रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण और इस प्रकार से ये इनका डायरेक्शन हो जाता है लाइक दैट। तो ये सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो कि डबल बॉन्ड एक्सिस के सेंटर में डाईमैग्नेटिक है।
डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे है, विपरीत है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये जो रिटर्निंग फ्लक्स है, जो रिटर्निंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, वो इसके पैरेलल है। तो अब आप देखें कि जो एल्किन मॉलिक्यूल्स हैं, इस कार्बन से एसोसिएटेड कितने प्रोटॉन होंगे, वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है। यहाँ जो ये प्रोटॉन है इसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके पास की जो दिशा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, इस प्रोटॉन को जो अनुभव करना चाहिए था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0, लेकिन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको बढ़ा रहा है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र अनुभव कर रहा है वो ज्यादा है। यहाँ पर कैसा है, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है, इस प्रोटॉन के पास पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डीशील्डेड कर रहा है, विपरिरक्षित कर रहा है, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है, एक जैसी है। यदि विपरीत दिशा होती तो हम क्या कहते हैं, ये शील्डिंग इफेक्ट है, बट यहाँ क्या है, डीशील्डिंग इफेक्ट है। तो इस प्रकार से जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उससे जुड़े हुए प्रोटॉन जो है उनको कैसा अनुभव करते हैं, वो विपरिरक्षित प्रभाव अनुभव करते हैं। इसलिए निम्न क्षेत्र में इनका क्या होता है, अनुनाद हो जाता है, और इसलिए इनकी जो डेल्टा वैल्यूज है वो कैसी होती है, अधिक होती है। एल्काइल प्रोटॉन्स की हम बात करें, बाय द वे मान लीजिए कि जो एल्काइल प्रोटॉन्स है उस पर ट्रिपल बॉन्ड का जो एक्सिस है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो पैरेलल है, समान दिशा यदि है, तो यहाँ पर भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन होता है इस प्रकार से। और आप देखिए कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से है कि ट्रिपल बॉन्ड एक्सिस के पास जो है इसका प्रभाव कैसा है, ये प्रभाव कैसा है, डाईमैग्नेटिक है, और रिटर्निंग फ्लक्स जो है वो कैसा है, वो आपका पैरामैग्नेटिक है। तो ये जो प्रोटॉन इस कार्बन से जुड़े हैं, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जिसका एक्सिस जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है, यानी पैरेलल है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण थोड़ा इसके अंदर डीशील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट होता है। बट यहाँ पर क्या है, ये आप देखें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या कर रही है, इसको शील्ड कर रही है, परिरक्षण कर रही है, और परिरक्षण करने से क्या हुआ, अब इसको उच्च क्षेत्र देना पड़ेगा, हायर फील्ड के अंदर इसका क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसलिए एल्काइन प्रोटॉन्स के हालांकि डेल्टा वैल्यूज कुछ ज्यादा होती है, बट एट कंपेयर टू द एल्किन प्रोटॉन्स इनकी डेल्टा वैल्यू कम होती है, क्योंकि इनका रेजोनेंस कहां हो जाएगा, ये लोअर फील्ड में हो जाता है, सॉरी हायर फील्ड में होता है, तो इसकी डेल्टा वैल्यूज क्या हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पर। तीसरे प्रकार के जो यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं वो है एरोमेटिक प्रोटॉन्स। ये इंटरेस्टिंग फीचर है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे मान लीजिए बेंजीन और इससे रिलेटेड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स और हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि बेंजीन है या जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, द लूप्स ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एरोमेटिक कंपाउंड्स ड्यू टू द हायर कॉन्जुगेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, इसको हम हमेशा रिंग से भी बताते हैं, इस प्रकार से भी हम इसको समझा दे सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑलरेडी ये पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हैं, घूमते रहते हैं, इनकी दिशा, इनकी जो पोजीशन एक जगह फिक्स नहीं है। तो जब हम इस एरोमेटिक रिंग को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स को ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो यहाँ से जो ये प्रोटॉन है, बेंजीन न्यूक्लियस के ये प्रोटॉन्स, इससे जुड़े हुए प्रोटॉन्स जो हैं जिसको आप एरोमेटिक प्रोटॉन कहेंगे, तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वैसे ही घूम रहे हैं जैसे ही इसमें क्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनके जो लूप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट करना प्रारंभ कर लेते हैं, और इस प्रकार से इनका सर्कुलेशन होता है कि यहाँ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो इंड्यूस्ड जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि सेंटर, रिंग के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये है आपके डाईमैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक डायरेक्शन होती है। और जो रिटर्निंग फ्लक्स है जो बाहर जा रहा है, और जो प्रोटॉन एरोमेटिक प्रोटॉन के आसपास जो इसका
डायरेक्शन कैसी है, ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये लूप्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये तेजी से सर्कुलेशन करते हैं और इतना तेजी से सर्कुलेशन करते हैं कि इनमें एक करंट उत्पन्न हो जाता है जिसको हम रिंग करंट कहते हैं, वलय धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो हम पहले पढ़ते आए हैं। उसके अलावा भी यदि हमको कोई कहा जाए कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या पहचान है, तो हम क्या कहते हैं कि जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यदि उसके अंदर कोई धारा उत्पन्न होती है, कोई करंट उत्पन्न होता है जिसको हम रिंग करंट कहते हैं, तब तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर है इसके अंदर, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कि जो प्रोटॉन बेंजीन वजह से जुड़े हुए हैं उनके पास कैसा चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो ये जो प्रोटॉन है वो कैसे है, ये डी शील्डेड प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन कैसे है, डी शील्डेड प्रोटॉन, अर्थात यहाँ पर यदि इन प्रोटॉन को अनुनाद के लिए लाना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, निम्न क्षेत्र में ये अनुनाद हो जाएंगे, अवशोषण इनका हो जाएगा। ये लोअर फील्ड के अंदर इनका रेजोनेंस होता है, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यूज कैसी होती है, हायर होती है। और जो एक बात ध्यान रखने की है कि रिंग के ऊपर और नीचे यदि बाई लेवल जो प्रोटॉन है तो वो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, डाईमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो अनुभव करते हैं। अर्थात ये कैसे है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे टॉलुइन, तो टॉलुइन के अंदर बेंजीन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये जो प्रोटॉन है, ये मिथाइल प्रोटॉन जो है इसकी डेल्टा वैल्यूज करीब 2.5 के आसपास होती है, क्योंकि ये कैसा अनुभव करते हैं, रिंग के ऊपर और नीचे कैसा प्रभाव है, डाईमैग्नेटिक प्रभाव है, अर्थात कैसा प्रभाव है, शील्डिंग इफेक्ट है, परिरक्षण है। इसलिए ये कैसे आएंगे, आपके उच्च क्षेत्र में इनका अनुनाद होता है और इसलिए इनकी डेल्टा वैल्यू जो है एरोमेटिक से कम होती है। तो ये टॉलुइन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तीसरे प्रकार के जो लास्ट है वो है एल्डिहाइड प्रोटॉन। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता लेते हैं। ये एल्डिहाइड प्रोटॉन है। यदि इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखें कि डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है उसकी डायरेक्शन जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो यहाँ पर इसी प्रकार से चूंकि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका सर्कुलेशन होगा और इस सर्कुलेशन होने से यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन जो है प्रोटॉन के आसपास कैसी हो जाएगी, ये पैरामैग्नेटिक होगी, अनुचुंबकीय। तो पैरामैग्नेटिक होने से तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके डी शील्डेड प्रोटॉन है। एल्डिहाइड प्रोटॉन कैसे है, ये डी शील्डेड प्रोटॉन है, इसलिए इनकी डेल्टा वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यार इतने हाई वैल्यूज क्यों है, क्योंकि यहाँ दो इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो ये आपका एनिसोट्रोपिक इफेक्ट काम करता है, साथ ही यहाँ पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के अंदर डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ खींचे रहेंगे, ऑक्सीजन के, क्योंकि ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ काम करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो कार्बन के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है, जो इसको क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो जब कार्बन के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको शील्डिंग इफेक्ट जो है इसका कम हो जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाईली डी शील्डेड प्रोटॉन कहलाएंगे। इसलिए इनकी वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी हायर होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे केमिकल शिफ्ट वैल्यूज के अंदर प्रभाव पड़ता है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।